ये जो है ना हिंदुस्तान की साजिश, वो एक ऐसा टॉनिक बन गया है पाकिस्तानी आवाम के लिए कि जब तक कोई बोले नहीं ना तो उनको बेचैनी होती रहती है। जैसे कोई पाकिस्तानी मीडिया में आके कहता है कि ये जो है हिंदुस्तान की साजिश है, तो वो सुनने के बाद वो थोड़े रिलैक्स होते हैं शायद, क्योंकि हर न्यूज़ डिबेट में हर एंकर वही बात करता है, कुछ नहीं है उनके पास बात करने के लिए। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। डिफेंसिव ऑफेंस ने कल एक वीडियो डाला है, तो कल से ही मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज आने शुरू हो गए थे कि इस नए वीडियो पर आप रिएक्ट करें, पर मैंने सोचा कि थोड़ा एक दो दिन के बाद इस पर रिएक्शन देते हैं, क्योंकि अक्सर कुछ दोस्त आके कमेंट बॉक्स में मुझसे कहते हैं कि यार ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो है उसको भी थोड़ा सा व्यू कमाने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे जो 200-300 व्यूज़ आते हैं उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी एक जो कॉन्शियसनेस है मेरे अंदर उसने कहा कि ये सही है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो वीडियो आते हैं उसके कुछ एक दो दिन के बाद या कम से कम 12-15 घंटों के बाद ही उस पर रिएक्ट किया जाए। तो इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स कैंसलेशन ऑफ न्यूजीलैंड ट्रिप टू पाकिस्तान एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो ठीक है, ये हम सबको ही पता है कि हाल फिलहाल में जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो स्टेडियम में पहुंचकर वहां से वापस चली गई। उनको कुछ डेथ थ्रेट्स मिले थे वहां पर। कुछ क्रिकेट प्रेमी जो हैं उनको तकलीफ हुई हो सकती है, पर बहुत सारे जो देशभक्त हैं उनका ईगो बड़ा सेटिस्फाई हुआ होगा ये न्यूज़ सुनकर। चलो जो भी है, बहरहाल जो भी रीज़न रहा हो, मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो खुद भी बहुत ही इंडिया के जो क्रिकेट होते हैं ना मैं उसको फॉलो करता हूँ। IPL वगैरह भी मैं फॉलो नहीं करता ज़्यादा। मेरा क्रिकेट प्रेम जो है वो सिर्फ इंडिया की क्रिकेट टीम तक ही महदूद है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो इसका जो ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ जाएं, डू सपोर्ट देम, है ना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, शैल वी? हियर वी गो। ठोकर दबा के रोज ठोक रहे हैं, रोज मार रहे हैं, और तुम्हारी नंबर 1 जो सो कॉल्ड आर्मी है और सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है कख नहीं कर पा रही। कख नहीं कर। वल्लाह हबीबी हमको नहीं आती भीख मांगने। हम जो लेती गोली दिखा के लेती, हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाजी को बुलाओ, तो नियाजी को रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूंगा तालिबान को। मेरा सलाम है आपको, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांगने के लिए। ओ भाई साहब, मतलब यार मैं बताऊं आपको, मेरा ना थोड़ा सा एनर्जी लेवल थोड़ी डाउन सी फील कर रहा था मैं, बट ये जो वीडियो का इंट्रो है ना इसने मूड बना दिया। मतलब तालिबान ने जो है एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को रखा हुआ है भीख मांगने के लिए, वो खुद नहीं मांग रहे भाई। नियाजी साहब जहां जहां जा रहे हैं वहां पे गुहार लगा रहे हैं कि हाँ कुछ पैसा दे दो इनको, तो उनके थ्रू इनको भी मिल जाएगा कुछ। कतई भिखारी हो रखे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। और तुम्हारी नंबर 1 जो सो कॉल्ड आर्मी है और सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है कख नहीं कर पा रही। कख नहीं कर पा रही। तालिबान ने बोल दिया वल्लाह हबीबी हमको नहीं आती भीख। हम जो लेती गोली दिखा के लेती, हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाजी को बुलाओ, तो नियाजी को रख रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूँगा तालिबान को। मेरा सलाम है आपको, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांगने के लिए। भाई साहब, आपने एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया है भीख मांगने पे, जबरदस्त। लेट्स गो अहेड। और वो मांगता है हर जगह जाके, लेकिन ये एजेंसी जो है ऐसा ही है ना कि क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। है नंबर 1, मानते हैं 10 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूत पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, नो डाउट। पाकिस्तानी ISI नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नंबर 1, पाकिस्तानी नेशन नंबर 1, द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन दी बर्रे सगीर, यू नो। औसम है। और ये पाकिस्तानी मीडिया में अगर आप न्यूज़ देखोगे ना तो वहाँ पे मतलब जो न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है उसके ऊपर भी ये लोग यही कह रहे हैं कि ये इंडिया की साजिश है, क्योंकि ICC में जो है इंडिया का बहुत दबदबा है, तो उन लोगों ने पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए ऐसा किया है। भाई साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके बात किया है कि भैया क्रिकेट मैच होने दो, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे प्लेयर्स की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। तो
और अभी जो लंदन में उनकी जो फीमेल हॉकी टीम है उनको भी डेथ थ्रेट्स मिले हैं, आज की न्यूज़ है ये। तो कतई दूसरी दुनिया में जी रहे हैं लोग, ट्रांस में है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पीपल ऑल्सो। कोई वो दूध के धुले नहीं है, वो भी उसी चरस को चख रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं चरस, अफीम 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 अफीम, उसी अफीम के नशे में है सारे के सारे। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए दो पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है, ठीक है। एक चाय पीते पीते ज़रा उस कप को देखिएगा, टी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक। नंबर जबरदस्त हैं उनके लिए दो पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है, ठीक है। एक चाय पीते पीते ज़रा उस कप को देखिएगा, टी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक। भाई साहब ये मतलब खान साहब से भी ज्यादा फनी वीडियो लग रहा है मुझको अभी। कप को गौर से देखिए, बिना जीते बिना खेले ही आप कप जीत गए, वाह। और नंबर 2, जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। इंशाअल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। आई हैव हर्ड दिस phrase many times from Pakistan cricket team. Awesome. और नंबर 2, जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। इंजमामुल हक used to say this a lot. इंजमामुल हक and वसीम अकरम. Let's go. Boys really played well. इन लोगों ने एक फतवा निकाला भाई, और फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने अच्छा, उसको सुपुर्द खाक किया, दफनाया, उसको दफनाया जमीन, अच्छा, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको भागना। क्या बात कर रहे हो, ये लेटेस्ट है, लेकिन किसने, कौन से मौलाना ने किया है ये? Let's find out. अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज, तहरीक तालिबान के फाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, अच्छा, और उनके खिलाफ लड़ने वाली पाक फौज काफिरों की फौज है, वाजिब कत्ल है, पाकिस्तानी फौज वाजिबुल कत्ल है। वाह। मौलाना अब्दुल अजीज कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है एक लड़का उनका, और वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम टेररिज्म करो। अच्छा, और ये जो ये मौलाना है, ये अपने जो बच्चे हैं वहां पे उनको भी यही चीज सिखाता है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना गदर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, हुआ ये कि न्यूजीलैंड वाले पहुंचे वेन्यू पे, टॉस के पहले गायब हो गए। टॉस के पहले क्यों गायब हुए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, और 2-3 चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि एहसानुल्लाह एहसान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था, फिर पाकिस्तानी फ़ौज की कस्टडी में रहा, फिर भाग गया। उसकी एक फेसबुक पोस्ट आई थी कुछ हफ्ते पहले, और उसने बोला था कि न्यूजीलैंड की टीम पे एक कातिलाना हमला या सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है। नंबर 1 एजेंसी के जो है ISI, बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 तो हम सब मानते हैं कि बाकी दुनिया में सब नंबर 10 है, 1 to 9 पाकिस्तान है, जिसमें से नंबर 1 है ISI। ओके, अच्छा, हम जब ऐसा बोलते हैं तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं, देखो मेजर गौरवारिया ने हमें नंबर 1 बोला, जलील कर रहा हूँ, ये तरीका है लखनऊ वालों को जलील करने का, प्यार से भेगा के धीरे धीरे वाले से हम लोग जलील करते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो क्या हुआ वैभव की एहसानुल्लाह एहसान ने फेसबुक पोस्ट पे, यार इनकी अगर इनको जलील भी करे ना तो वो भी इनके लिए इज्जत अफजाई है, क्योंकि कोई इस टाइम इनको जलील भी नहीं कर रहा है, मतलब कोई पूछ नहीं रहा है इन लोगों को। ISI लिख दिया, इन्हीं का गुर्गा था ये, फिर इन्हीं ने उसको कैप्चर करा, फिर भाग गए। उसके पीछे एक और कहानी है जहाँ पे ISI का कर्नल इसको कह रहा था कि तो हम तुम्हें हिट लिस्ट देंगे, तुम मारो ये सब। हाँ। तो हम उसमें नहीं जानते। खैर, न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा वो नंबर 1 नहीं है, जैसे ISI नंबर 1 नहीं है। न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा, और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस ने डायरेक्ट कांटेक्ट करा एहसानुल्लाह एहसान से, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एहसानुल्लाह एहसान ने सब कुछ बता दिया कि साहब ये प्रूफ है, ये सबूत है, आप अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। तो उन्होंने प्रूफ देखा। एक इंटरसेप्ट हुआ जो MI6 का था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस। MI6 लोग उससे जानते हैं जो कि फिल्मों में जेम्स बॉन्ड जिसका है, रियल लाइफ में तो खैर जेम्स बॉन्ड नहीं है। तो कहते हैं कि जो हाई कमीशन था इस्लामाबाद में UK का,
वहाँ पे MI6 के सोर्सेज को पता लगा, उन्होंने भी बताया न्यूजीलैंड वालों को कि जनाब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रावलपिंडी पुलिस ने, आई थिंक एडिशनल आईजी या कोई सीनियर रैंक का ऑफिसर, उसने क्या करा कि दैट ऑफिसर ऑल्सो सेंट आउट अ सर्कुलर। उसने भी सर्कुलर भेजा और उस सर्कुलर में क्लियरली लिख रखा था कि इनको खतरा है, इनकी जान को, इनके ऊपर अटैक हो सकता है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने भी यही बात बोली, न्यूजीलैंड वालों ने भी यही बात बोली, पाकिस्तानियों ने भी यही बात बोली, और जो पाकिस्तान के सपोले पैदा हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एहसानुल्लाह, उसने भी यही बात बोली। अब इशू क्या है वैभव इसमें? इशू सिंपल सी ये बात है कि जब सब लोगों ने बोली तो ये सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर और जितने पुराने खोके हैं, चले हुए खोके, टूटे हथियार, ये लोग गए। और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मैं भी देख रहा था एक में शोएब अख्तर को, ही वॉज सेइंग कि ISI नंबर 1 एजेंट। पता नहीं आपने दुनिया देखी है, शोएब अख्तर तो बहुत बड़ा स्टार है और एक ज़माने में बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे इस इंसान के। इतना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा इन द सेंस कि दुनिया उसने देखी है, दुनिया भर में घूमा है, कितने मुल्कों में घूमा होगा शोएब अख्तर। फिर वो ऐसी हल्की बात करे कि नंबर 1 नंबर 2, जैसे कोई कंपटीशन हुई होगी रावलपिंडी में जिसमें ISI नंबर 1 है, ऐसी फालतू की बच्चों जैसी बातें करते हैं। खैर, वैसे भी शोएब अख्तर बिकम अ वेरी ह्यूज बिग यूट्यूबर नाउ, तो यूट्यूब में वीडियो ही बना रहे हैं शोएब अख्तर। और रही बात दुनिया घूमने से अकल नहीं आती साहब, दुनिया घूमने से अकल नहीं आती, क्योंकि आप जहाँ पे भी घूमते हो आप अपनी जहनियत लेकर ही घूमते हो ना। तो दुनिया ज़रूर देखिए, लेकिन उसी नज़रियात उनके वही रहे जो थे और अभी भी वही हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, ये लोग वापस हो गए। साहब, इंडिया की साजिश। हाँ उसका भी कारण है वैभव, ये जो पूरा मामला है ना इंडिया की साजिश का, इट्स गॉट वेरी डीप कल्चरल रूट्स। यस, साइकोलॉजिकल रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स हैं। और इतने डीप है ना ये रूट्स, जिसकी मेजर गौरव आर्या बात कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मतलब अगर पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से, भारतीयों से, हिंदुओं से नफरत करने की वजह छीन लिया जाए, तो उनके जीने का कोई रीजन नहीं है। इतना डीप है ये। पॉपुलेशन को जिसको आपने नफरत पे पाला हो, एक पूरी जनसंख्या को, एक आवाम को जिसको आपने नफरत का चूरन खिलाया हो लगातार दर लगातार, उसको अगर आप बोलेंगे कि MI6 को पता लगा, उसने न्यूजीलैंड को बोला, एहसानुल्लाह एहसान भाग गया फेसबुक, वो इतना समझना नहीं चाहता, वैभव। उसके लिए क्या आसान है? उसके लिए यह आसान है कि सब इंडिया की साजिश थी। जब किसी कौम को 75 सालों से आपने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर खिलाया हो, पिलाया हो, तो वो तीसरी चौथी जो नस्ल निकल रही है वो यही सोचती है। आप पाकिस्तान स्टडीज़ की मैंने किताबें देखी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। दिस इज़ द लेवल ऑफ हेट्रेड, राइट, विच इज़ ऑल राइट। मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हेट करो तो खुद आप करते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, इनके ऊपर क्यों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल जो है इनके ऊपर क्यों मसलत हो जाते हैं, क्यों इतने सक्सेसफुल होता है। 4 कू हुए पाकिस्तान में ब्लडलेस, एक बूंद खून नहीं गिरा किसी का। यस, वो आंखें दिखाते हैं तब क्यों? क्योंकि जब आप उनको ये कह देते हैं कि भारत की साजिश है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों को किसी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड एनी लॉजिक। बस आपको ये कहना है यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, भारत की साजिश है, इजराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। बस ये 4-5 साजिशें उनको सिखा दो। उसके बाद बाजवा साहब 3 साल की जगह डायरेक्टली 10 साल का एक्सटेंशन लें, उनको 2 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता। कहना नहीं है तो उन्होंने बोल दिया। ये शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त वगैरह जितने भी पुराने ये थे खिलाड़ी अपने रिटायर्ड, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और बड़े गुस्सा कि साहब क्रिकेट की मौत हो गई है, इसकी मौत हो गई है। अच्छा, दूसरी लेवल पे जो इनके सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, दे शुड बी कॉल्ड टैक्टिकल थिंकर्स, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक बाय एनी मेजर। 2-3 हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आई रियली रिस्पेक्ट, बट जनरली क्या है इनका, दे आर नॉट राइट इन द हेड। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इनके जो सो कॉल्ड हैं, जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बताते हैं टेलीविजन पे, तो ये लोग आए, नाम लो ना, फिर दूसरा चूरन बांटना लोगों में। ये बिक जाता है पाकिस्तान में। इंडिया जैसे नहीं कि जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ पे सवाल पूछने का रस्म है नहीं वैसे पाकिस्तान में, और सवाल पूछते हैं तो बड़े बेवकूफ़ी के टाइप के पूछते हैं। तो क्यों हमारे साथ ऐसा करा, ये किसकी साजिश हो सकती है? इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, 15-16 ई लगा के एक मार्केट तैयार करा इन्होंने कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है।
मार्केट है भैया इंडिया। अब न्यूजीलैंड इंडिया की बात टाल नहीं सकता। बीसीसीआई तो गुंडा है, जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, वो बहुत बड़ा एक गुंडा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इंडिया पैसे का गेम खेल रहा है। अफगानिस्तान में जो हम लोगों ने करा, हमें उसकी सज़ा मिल रही है, ब्ला 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 ब्ला। अब धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आई, इनको ना पाकिस्तानियों को ठंडा होने में 4 से लेकर 6 दिन लगते हैं, उसके बाद ये अपने आप ठंडे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गए। अब वो लेटर भी सोशल मीडिया पे पूरा गर्दिश कर रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारी खुद की पुलिस कह रही है, या तो बोल दो कि चिट्ठी झूठ है, ये आप बोल दो ना, आप साफ बोलो कि ये चिट्ठी झूठ है। अब नहीं, अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पाकिस्तानी बड़े मायूस हो गए। सही सी बात है, हमारे साथ होता, श्रीलंका में होता, इंग्लैंड में होता, कोई भी मायूस होता। क्रिकेट टीम स्टेडियम से चली गई, दिस इज अ बैड थिंग, शुड नॉट हैपन टू एनीबडी। बट जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट करा, ये दिखाता है कि वो मुल्क मैच्योर नहीं है, दैट कंट्री इज नॉट मैच्योर। और ये बड़ा कहते हैं हम बड़ी जज्बाती कौम हैं, ये पाकिस्तानी खुद के लिए कहते हैं। तो मैं आज कहना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाई बहन को, पाकिस्तानी भाई होते हैं जज्बाती। मुल्क जो हैं वो जज्बात से नहीं चलते, वो अकल से चलते हैं, इल्म से चलते हैं, शऊर से चलते हैं। कोई भी मुल्क जो है जज्बात से नहीं चलता। तो ये कोई तमगा नहीं है जो आप अपनी छाती में पहन लें कि हम बड़ी जज्बाती। ये बेवकूफ़ लोग होते हैं जज्बाती, दे आर स्टूपिड पीपल, दे आर फुलिश पीपल। तो पता नहीं पाकिस्तानी अपने आप को हम थोड़े से जज्बाती हैं। क्यों जज्बाती हैं भाई? पढ़े लिखे बनो, एक मेंटल कैलिबर। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बिफोर आई मूव अहेड वैभव, विद योर परमिशन। पढ़े लिखे होने में मेहनत लगती है ना, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क हार्ड। रातों की नींदें गायब होती हैं, दिन का चैन खराब होता है, तब जाके आप पढ़े लिखे होते हैं। जज्बाती होने में क्या है? लेट द इमोशंस रूल यू। क्योंकि इनके यहाँ ISPR है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके यहाँ ISI है, क्योंकि इनके स्टूडियोज के नीचे काली वीगो की वैन्स खड़ी रहती हैं, इनको लगता है कि भारत में भी ऐसे ही होता होगा। सो जो भी इंडियन मीडिया कहता है, इनको लगता है कि भारत कह रहा है, क्योंकि अब्बू कौन है इनका? चाइना में भी तो यही है कि जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है इसका मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है, यही तो बात है। तो यही चीज़ वो लोग समझते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस एंकर को जो बोलना है बोलेगा, सरकार का सपोर्ट करे, सरकार के खिलाफ जाए। आप देखिए, छोटी सी बात, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है वैभव, ठीक हो गया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है। अब आप सोचो, इमरान खान कॉल कर रहा है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, पूरे लोग पागल हैं, शेख रशीद, दस्ताने वाले हाथ, पता नहीं क्या क्या, वो अजीब व गरीब आदमी, उसकी तो ज़बान समझ में नहीं आती शेख रशीद की। और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो अलग बयान दे रहे हैं, अलग लोग बयान दे रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने 370-35 से हटाया। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा, अमित शाह का इंटरव्यू देखा इस मामले में? ठीक है, अगर किसी ने बुलाया, किसी ने पूछा, खुद बुला के इंटरव्यू कभी नहीं दिया, चुप। इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कि आप काम करते हो, बकवासबाजी नहीं करते। किसी भी मैच्योर मुल्क की, राइट, किसी भी संजीदा मुल्क की, एक संजीदा कौम की पॉलिसी होनी चाहिए, आप कम बोलिए। इनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जो इक्तदार में आता है, जो एक कुर्सी पे बैठता है, उसको वर्बल डायरिया शुरू हो जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। वर्बल डायरिया, मुंह से आग रहे हैं। There should be some sort of dependol for this also, not only for that also. इनका इमरान खान लगातार, अच्छा, न्यूजीलैंड के पूरे वाकये में लगातार ये लोग बोल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ इनका बक 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 चल रही है। अब कल का बयान क्या है इमरान खान का? कल का बयान ये है कि साहब जो बाइडन, माइंडसेट देखिए, आई थिंक द वर्ल्ड इज बीइंग अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ जो बाइडन। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो करा अच्छा करा है। इमरान खान नियाजी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है, वो इमरान खान नियाजी जो पहले गालियां दे रहा था जो बाइडन, 15 अगस्त से जो इमरान खान नियाजी जो बाइडन को गालियां दे रहा था, आज वही इमरान खान नियाजी ये कह रहा है कि जो बाइडन ने ठीक बोला। अब ये यू टर्न क्यों हुआ? यू टर्न का तो मास्टर है इमरान खान, लेकिन ये यू टर्न क्यों हुआ? ये यू टर्न इसलिए हुआ क्योंकि चाइना पैसे देगा नहीं, अमेरिका बहादुर से आपको पैसे चाहिए। जो आप सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में पैसे, क्योंकि देखिए, अगर आप अफगानिस्तान को हटा दीजिए इक्वेशन से वैभव, 2 मिनट के लिए आप मानिए कि अफगानिस्तान कोई मुल्क है नहीं, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है, कौन जा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाता क्या है? पाकिस्तान जो टोटल खा रहा है अभी तक, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए खा रहा है,
और अब लोग उससे भी उब गए, अब जितने भी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गल्फ से उड़ के आ रहे हैं। दे आर आस्किंग इंडिया फॉर वेदर यू कैन गिव देम बेसिस। अब इंडिया में बहस होगी पार्लियामेंट में, सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, देना है नहीं देना, देन अमेरिका विल बी कन्वेड इंडियाज डिसीजन। लेकिन यहाँ पे झूठ नहीं होगा। सर ये भी कहना कि चाइना जो है वो मिलिट्री एड देता है या फाइनेंशियल पैकेज दे देगा कोई छोटा मोटा, मुल्क चलाने के लिए जो इमदाद चाहिए होती है वो कोई मुल्क नहीं देता, वो इंस्टीट्यूशंस देते हैं वैभव, और इंस्टीट्यूशन सारे वेस्ट में। वैभव उसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो व्हाट यू आर सेइंग इज टेक्निकली करेक्ट, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। अगर हम IMF की बात करें, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, हम और दीगर इदारों की बात करें, तो वो तो सब गोरों के पास हैं, वेस्ट में है। चाइना के पास तो कुछ है नहीं, ना चाइना से कोई पूछ रहा, ना चाइना से कोई मांग रहा। चाइना, अगर मैं कहता हूं कि 30 बिलियन नहीं भी चाहिए, 25 बिलियन नहीं चाहिए, 25 अरब नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं 10 अरब चाहिए, 10 अरब चाहिए अफगानिस्तान चलाने के लिए। बहुत छोटा बजट है, 10 अरब, मैं कहता हूं 10 अरब मान लो। इनको क्या लगता है चाइना देगा 10 अरब? रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि रशिया हमारा दोस्त है। मैं तो पूछता हूं पाकिस्तानी से, तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया भाई रशिया? तुमने रशिया को दिया क्या है? तुम रशिया को दे क्या सकते हो? तुम दे तो कुछ नहीं सकते रशिया, बस हमारा दोस्त है चाइना और हमारा, ये फालतू में अजीब सी बातें करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये है वैभव कि इस पूरे मामले में ना, अफगानिस्तान के मामले में जो हम कह रहे हैं ना कि चीन पैसे नहीं देता, चीन इमदाद नहीं देता, चीन ग्रांट नहीं देता। देखिए, चीन सिंपल सी बात करेगा, तुम्हें पैसे चाहिए, कंधार गिरवी रखो। देखो, लेट्स बी वेरी, चीनी लोग बिजनेसमैन लोग हैं। ये तो अमेरिकन हैं जिनके भूत सवार हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका, वी वांट डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना तो कहता भैया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, नोटों की बात करो, सिंपल सा नोटों की बात करो। आप बताओगे साहब हम आपको इतना दे रहे हैं, आप हमें इसके एवज में क्या दोगे? अफगानिस्तान के पास क्या है देने के लिए? कुछ नहीं। चरस, अफीम, गांजा, कोकेन, हैश, इसके अलावा क्या है? टेररिस्ट। कुछ इंडस्ट्री नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। तो चीन से भी अब जो आएगा अमेरिका से आएगा। इमरान खान को यह लग रहा था कि ये चौधरी बन जाएंगे, दुनिया बात करेगी तालिबान से तो हमारे थ्रू करेगी। दुनिया ने डायरेक्ट फोन करना शुरू कर दिया, इनका दिल टूट गया। और तालिबान वाले भी तो शाणे हैं। अरे वो आतंकवादी है, वो प्रोफेशनल टेररिस्ट है, वो किसका सगा है यार? वो किसका सगा? वो तुम्हारा सगा है? नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी। अब सब लोग उनसे डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं, अब लोग पता है आपको, ईरान से बात कर रहे हैं। जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया था तो सबसे बड़ी ये बात हुई थी कि आप कितने लिमिटेड वे में चाबहार पोर्ट पे आप शिप्स ला सकते हैं और किस तरीके से आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अगर ईरान मान जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद भी, मैं कह रहा हूँ 5 साल ले लो, जो उनका अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर उनका वो है, इजराइल लॉबी का जो प्रेशर है, वो सब छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ 5 साल में अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, पाकिस्तान विल हैव जीरो रेलेवेंस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि पाकिस्तान की ना IT इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की ना फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। पाकिस्तान में पानी की किल्लत, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, पाकिस्तान में हर किस्म की किल्लत है। आज की तारीख में अगर मैं बोलूं, हर किस्म की किल्लत है पाकिस्तान में। सुन रहे मेरी बात? हर किस्म की किल्लत है। तो कहने की बात यह है कि शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बात बताता हूं। अगर ईरान इज द डार्क हॉर्स, अगर ईरान बीच में आ जाता है इस पूरे मामले में और ईरान ऑन बोर्ड आ जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने जो $33 अरब अमेरिका से लिए थे, किस लिए लिए थे भाई? कोalition रिलीफ फंड से जो पैसा आया था, किस बात के लिए आया था? शुरू में जब पाकिस्तान की जबान पे ये खून लगाया था, जिसकी वजह से पूरी एक कौम पिराना नुमा बन गई थी, ये कहां से आया है पैसा? अमेरिका से आया। सारा का सारा पैसा अमेरिका से आया। अब चाइना को भी आइडिया आ गया कि वाखान कॉरिडोर यूज करेंगे, तालिबान से हेलो हाय बोलो, पाकिस्तान का लिमिटेड यूज करो, हमारा कंटेनर ऐसे जाएंगे, हमारा सामान ऐसे जाएगा। ईरान के थ्रू, ईरान के साथ 400 बिलियन का उनका डील है, ऐसे टक टक घूम के सीधा चाबहार पोर्ट से आउट। इंडिया माना थोड़ा ना करेगा कि चाबहार पोर्ट मत यूज करो, दवा की कॉमर्शियली तो बनाया इसलिए कि लोग यूज करें। चाइना यूज करो, हमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान डज नॉट मेक एनीथिंग, पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। पाकिस्तान में एक एंटाइटल्ड एलीट है जो अमेरिका को गालियां देती है टेलीविजन। ये चीज समझ में नहीं आई यार कि मतलब पाकिस्तान पूरा का पूरा मुल्क जो है ना, वो अमेरिकन
पे पल रहा है, अमेरिका जो एड देता है उनको उस पे पल रहा है, और फिर भी वो अमेरिका को ही गाली देते हैं। हिंदुस्तान ने उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया तो वो हिंदुस्तान के ही जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। चाइना उनका सगा है, चाइना उनको बेच रहा है, अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है, तो चाइना उनका सगा है। बहुत सही है। और सबके बच्चे पढ़ते अमेरिका में, घर इनके अमेरिका में, बच्चों की हाँ। जो पासपोर्ट है वो अमेरिकन है। ये चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। अगर ये चाइना से पैसा लेते हैं तो चाइना पहले तो गुर्दा कलेजी गिरवी रख लेता है। और दूसरी चीज, इनके बच्चे अगर चाइना में रहते, बाय द वे, जो कि नहीं रहते, अगर अमेरिका की जगह चाइना में रहते और ये पाकिस्तान में बैठे चाइना को गाली देते, इनके बच्चों को जेल में डाल देता। सही है, पड़ रहा है। एक नंबर सर, बहुत बढ़िया। चाइना इनके बच्चों को जेल में डाल देता। तो कोई चाइना नहीं जाएगा। टेलीविजन पे चाइना बहुत अच्छा है, चाइना भाई है, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, ये सब बकवास टेलीविजन के लिए है, राइट। दिल में इनके अमेरिका धड़कता है और इनको पता है कि अमेरिका इतना अलाउ करेगा कि टीवी पे हमें गाली दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी है यार। तो ये पाकिस्तानी सबके साथ दोगला गेम खेल रहे हैं। तो वैभव, मौलाना अब्दुल अजीज हैं ये लाल मस्जिद वाले, और जामिया हफ्सा, ये ना वो 2007 में स्टैंड ऑफ हुआ था एसएसजी का, रेंजर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस शुलिस सब इनके साथ। और ये मौलाना अब्दुल अजीज वही हैं जो सलवार कमीज, लेडीज का सलवार पहन के और बुरखा पहन के भागे थे, फिर ये पकड़े वकड़े गए थे। खैर बात खत्म है, तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वीडियो देखेंगे। दिखाता हूँ, फोन करो, काल गैदर में लाखों बदकारी के अड्डे, वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे? ये बच्चियाँ नजर आती हैं आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियाँ देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तो मैं आपको ये बच्चियाँ नजर आती हैं, ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे। वाह, हाथ तो लगाओगा। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में वो किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। बात सिर्फ धमकी तक महदूद नहीं है, बात ये है कि 2 दिन पहले मौलाना अब्दुल अजीज़ के 500 और मौलवी हैं जो मौलाना किस्म के लोग हैं, उनके अंडर जो उनके सब, उसके हाथ में क्या है? बंदूक है? 1 मिनट, उसके हाथ में बंदूक है। मौलाना अब्दुल अजीज, उसके हाथ में AK-47 है, 500 नली दिख रही है। मौलवी हैं जो मौलाना किस्म के लोग हैं, उनके अंडर जो उनके सपोर्टर हैं या अपना गुरु मानते हैं उनको, इन लोगों ने एक फतवा निकाला भाई। और फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने उसको सुपुर्द खाक किया, यानी कि उसको दफनाया ज़मीन के अंदर, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे, है ना। इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस तो दिल्ली जिमखाना की भी नहीं है जितनी मौलाना साहब ने ठोक दी। खैर नहीं, तो अब यार ये इशू हो गया कि इसमें ना कि हम इसको निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज़, ये जो तहरीक तालिबान के फाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, और उनके खिलाफ लड़ने वाली पाक फौज काफिरों की फौज है, काफिर हैं, इसलिए पाकिस्तानी फौज वाजिबुल कत्ल है। वो तो साफ कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का संविधान, उसका आईन उसको कहता है कि मैं मानता नहीं इसको। आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई डू नॉट बिलीव इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय अ ह्यूमन हैंड, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, खुद मुख्तारी अल्लाह की है बस, ये कहता है। मैं चाहता हूं एक और वीडियो देखें इसमें क्या कह रहा है कुरान शरीफ के बारे में, ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अभी हमने सिर्फ झंडे लहराए अपने जामे हफ्सा पर, जिनको यहाँ उनके झंडा पसंद नहीं तो वो उनके निजाम को कैसे पसंद करें? ईरान में तागूत, सारा तागूत बैठा है, अच्छा, पाकिस्तान में तागूती निजाम शक्ल में मौजूद है पाकिस्तान में। मैं तो उसको इस्लामी समझते नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ ये आइन कुफरिया आइन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुन्नत की रोशनी में शियों के जुलूसों की, शियों के नहीं और किसी जुलूस की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप नेक काम कर रहे हैं और नेक काम करने के लिए काफिर भी आपका ताउन करता है, तो उसमें तो आपने देखा
मौलाना अब्दुल अजीज कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है एक लड़का उनका, और वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम टेररिज्म करो। अच्छा। और ये जो ये मौलाना है, ये अपने जो बच्चे हैं वहां पे उनको भी यही चीज सिखाता है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना गदर है। कुछ महीने पहले पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसके अंदर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, और वहाँ पे आर्मी चीफ भी थे और जनरल फैज़ भी थे जो कि ISI के डायरेक्टर जनरल हैं, और उन्होंने ये बोला था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान है वो। कुरान में कहाँ लिखा है, लेकिन ये कौन से चैप्टर में, कौन से वर्स में लिखा है ये कि टेररिज्म करो? मुझे पढ़ना है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आप इनको अलग ना समझें, आप इनको मुख्तलिफ ना समझें। आप ये ना समझें कि एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है, देयर इज ओनली द बैड तालिबान, राइट? और ये वैभव काफी हद तक आप ये देखेंगे कि ये मामला चल भी गया। कैसे चला है मामला? सबसे पहले जब अफगान तालिबान वाले इक्तदार में आए, पावर में आए, सबसे पहले उन्होंने छुड़वाया TTP को। ये हम पुराने डिफेंसिव ऑफेंस के एपिसोड में बोल चुके हैं। उन्होंने छुड़वाया TTP। तो यार ये हो रहा है ना वहां पे। अब ये लाल मस्जिद कहाँ पे? लाल मस्जिद इज 3 to 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पब्लिक रेजिडेंस। अच्छा। इस्लामाबाद के बीच में लाल मस्जिद। और आपने देखा कि मौलाना साहब के पास AK-47 है। हाँ। हजारों इनके स्टूडेंट्स हैं, इनके पास तो रॉकेट लॉन्चर है। अब वो RPG-7 नहीं था रशियन टाइम का टक, उनके पास ये पड़े हुए हैं। पिछली बार जब लाल मस्जिद में हुआ था उसके बाद ही तो मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ था वैभव। लाल मस्जिद पे अटैक करवाया मुशर्रफ ने। तो एक्चुअली ये आई थिंक उस समय शौकत अजीज था, कौन था प्राइम मिनिस्टर मुझे याद नहीं है, और इन लोगों ने अंदर भेजे लाल मस्जिद में कुछ लोग ना, प्राइम मिनिस्टर ने, और कुछ लोग अंदर गए थे, सीनियर लोग। तो ये अब्दुल अजीज़ के साथ ये बातचीत करके, इसका भाई भी था जो बाद में मारा गया था ना, इसके साथ बातचीत करके आए। लेकिन मुशर्रफ फिर डील से बैकआउट हो गया, और मुशर्रफ ने SSG को बोला अटैक। वो कमांडो टाइप का आदमी, उसने बोला अटैक। SSG घुस गई अंदर। काफ़ी हॉरेंडस कैजुअलिटीज़ हुई SSG की और पाक रेंजर्स वगैरह की, लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग चढ़ दौड़े। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी नेवी एयरफोर्स में से सबसे लिबरल माना जाता है पाकिस्तानी एयरफोर्स को, सेक्युलर लिबरल, जितना पाकिस्तान के हिसाब से सेक्युलर लिबरल को हो सकता है उनको माना। आर्मी तो उनकी रेडिकलाइज्ड है ही, पूरी जिहादियों की भरी है। जिहाद फी सबीलिल्लाह इज देयर मोटो। नेवी नेक्स्ट, और सबसे जिसको माना जाता है ठीक ठाक पाकिस्तानी एयरफोर्स को, प्रोफेशनल भी है ये सब। इतने लोग परेशान हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के, इतने लोग हैरान हुए इस बात से कि मुशर्रफ की हिम्मत कैसे हुई मौलाना अब्दुल अजीज़ के ऊपर अटैक या चढ़ाई करवाने की लाल मस्जिद पे। पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दिया परवेज मुशर्रफ का। वो ब्रिज वाला वाकया हो जा रहा है, ब्रिज पे और धमाका होता है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने करा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विंग पर्सनल, रिटायर्ड नहीं, एक्स सर्विसमैन नहीं, सर्विंग पर्सनल ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स, दे अटैक्ट परवेज मुशर्रफ की। अब तुमने मौलाना साहब के ऊपर अटैक करवाया, अब बेटा तुम्हारे ऊपर अटैक करवाते हैं। वो आर्मी चीफ था उस वक्त, राइट? उन्होंने अटैक करवा दिया। अब क्या होता है? व्हाट नेक्स्ट? आपने आर्मी चीफ पर अटैक करवा दिया। भाई मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इसका, देखो वैभव, इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये निकलता है कि इन लोगों की जड़ें कितनी गहरी हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में। देयर रूट्स आर एक्सट्रीमली डीप एंड इवन इन द सो कॉल्ड सेक्युलर फैब्रिक। लोग कहते हैं साहब पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी आवाम है, इन लोगों को पसंद नहीं करता। वो अपने चूरन खिलाते हैं ना। इसने कभी उन्होंने कि इलेक्शन में वो कभी नहीं जीते ये पार्टी, ये दाए बाजू की पार्टियां और ये सब ड्रामा। अरे मैं ये इलेक्शन में खड़ा कौन होता है? ये तो इलेक्शन को ही हराम मानते हैं लोग यार। मौलाना अब्दुल अजीज तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन हराम है तुम्हारा, इलेक्शन हराम है, एक होना चाहिए अमीरुल मोमिनीन, और मैं ही हूँगा, बस मुझे बना दो, दैट्स इट, दैट्स इट। अब वैभव बात यह हुई कि मुशर्रफ के ऊपर जब अटैक हुआ ना, मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ तो जो नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की, कौन सी? ISI नंबर 1 है, हम सब लोग मानते हैं। ये तो 3-4 लोग सब बैठे, हम सब लोग मानते हैं भाई। शोएब अख्तर भी मानते हैं नंबर 1 है। नंबर 1 एजेंसी को हवा नहीं लगी थी। किसने बताया परवेज मुशर्रफ को कि बेटा तुम्हारी घड़ी बंद होने वाली है? इट वॉज द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? लेकिन ये बात पाकिस्तानी करेंगे नहीं, नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। अरे भाई तुम्हारे मुल्क के साथ रोज बुरा हो रहा है, तुम्हारी ISI नंबर 1 कैसे है? आपको पता है वैभव, पिछले 8 महीने में देयर हैव बीन मोर देन 85 अटैक्स बाय द TTP। शिट।
85 अटैक्स बाय द टीटीपी। हर दूसरे चौथे दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोक रहा है, इनके लोगों को मार रहा है। 100-150 से ज्यादा इनके सिपाही मर गए, लेकिन आईएसआई नंबर 1 है। आईएसआई नंबर 1 है। पता नहीं क्या पागलपन, क्या जुनून, कैसे नंबर 1 यार? वो काम क्या करती हैं ये तो बताओ कि जिससे आप लोग नंबर 1 नहीं। इनको बचपन से, मुझे लगता है पाकिस्तानी स्टडीज में आईएसआई के ऊपर एक चैप्टर है कि बेटा आईएसआई क्या है, नंबर 1, बस। नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 है वो, नंबर 2 की एजेंसी है। हाल ही में नवाज शरीफ का बयान आया है, लंदन में बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, उनका बयान आया है कि पाकिस्तानी फौज को ना इज्जत हजम नहीं होती। बहुत सही है। डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तानी आर्मी में। अब यार उनको, और ये मैंने भी देखा है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, दे कांट हैंडल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब वो ग्रेस नहीं रही उस फौज में एक ज़माने में पाकिस्तानी आर्मी में जो होती थी। अब ये तो इतने रेडिकलाइज हो गए। अब हम जब कहते थे, लोगों ने बोला कि यार तुम गलत बोल रहे हो। चेटवुड और काकुल का तो डिफरेंस है। जो चेटवुड थे ना, फिलिप चेटवुड, वो काकुल नहीं पहुंच पाए, मुझे लगता है। ही इज नॉट रीच्ड काकुल। तो एनीवे, ये क्या रेफरेंस एक है? एंटाइटल्ड फौज जिसको इज्जत हजम नहीं होती यार। जैसे हम लोगों क्या कहते हैं ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कुत्तों घी हजम नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हम बोलते तो ये काफिर हैं, हिंदू हैं, साजिश करते हैं, हमारी फौज के खिलाफ बकवास करते हैं। नवाज शरीफ तो 3 टाइम्स भाई, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड। पाकिस्तानियों ने ही इलेक्ट करा ना। वो नवाज शरीफ बोल रहा है, नवाज शरीफ बोल रहा है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, आप कह सकते हैं कि साजिश कर रहा है, कह सकते हैं कि राह का पैसा लगा हुआ है, आप कह सकते हैं। आपका मन, आपको कौन रोक सकता है भाई, पाकिस्तानियों को आप कह सकते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनको इज्जत हजम नहीं होती। अब देखिए, एससीओ समिट में दुशानबे गए इमरान खान नियाजी। इसके पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान चलते हैं, दुशानबे बगल में ही है, तो अफगानिस्तान से घूम के तजाकिस्तान ले जाते हैं, जिसकी कैपिटल दुशानबे है। हमने बोला कि साहब हकानियों और मुल्ला बरदर की लड़ाई हो गई, तो मुल्ला बरदर को गोली लग गई, चोट लग गई। तो झूठ बोलते हैं ये, इंडियन प्रोपागेंडा करते हैं, एंडिया, ये एंडिया वाले प्रोपागेंडा करते हैं। ठीक है, करते हैं भी, कोई बात नहीं। वो मुल्ला बरदर वैभव, जिसको पाकिस्तानी मीडिया खुद दिखा रहा था कि किस तरीके से वो लैपटॉप में पूरा तालिबान का टेक ओवर कर रहा है कंट्री, देख रहा था, प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ के देख रहा था। 2018 के बाद दोहा की पीस टॉक्स किसने लीड करी? मुल्ला बरदर ने। तालिबान का फेस कौन था? मुल्ला बरदर। बात किसकी हुई थी प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मुल्ला बरदर। मुल्ला बरदर जो हर घंटे टेलीविजन पे, 50 तो उसके इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे। मुल्ला बरदर लगातार टीवी के सामने, लगातार कैमरास के सामने, लगातार वीडियो के सामने, लगातार स्टूडियोज में मुल्ला बरदर। वो मुल्ला बरदर गायब हो गया, और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। पर यार एक चीज़ है, मैं तालिबान की एक चीज़ की तो इज्जत करनी पड़ेगी वैभव, चाहे हमारे इख्तलाफात हों उनसे, हम उनको 10 बार बुरा बोलें कि बुरे हैं, टेररिस्ट हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, पर एक बात माननी पड़ेगी यार, गैरतमंद। ऑल सेड एंड डन उन्होंने इमरान खान को रखा है भीख मांगने के लिए, ये बड़ी बात है। आपने एटम, मैं वेट कर रहा था ये मुल्क के वजीर आजम को रख रखा है भीख मांगने, क्योंकि शौकत खानम से उसने शुरू करा था भीख मांगना। तो उसने वो कैपेबिलिटी डेवलप करी, इमरान खान ने वो सलाहियत डेवलप करी। एक दिन में नहीं आती। अगर आप और मैं चाहें, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें शर्म आएगी, हमें ये एहसास होगा कि यार ठीक है, हो सकता है हमारे पास इमरान खान नियाजी जितने पैसे ना हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कहीं ना कहीं हमको ये लगेगा कि नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे। इस आदमी ने अपनी शर्म, अपनी गैरत मार के इसने भीख मांगना शुरू करा। फिर इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भीख मांगी, तो और थोड़ा सा बीए के बाद इसने एमए कर लिया, भीख में एमए करा इसने। फिर एमए के बाद इसने पीएचडी करी, जब इसने पाकिस्तान के लिए भीख मांगी। अब ये डबल पीएचडी, अभी इंटरनेशनल भीख मांग रहा है। अब देखिए, ये अभी डीएससी करेगा, ये मांग रहा है दुशानबे जाके, ये तालिबान के लिए भीख मांग रहा है। ही इज बेगिंग फॉर द तालिबान कि इनको पैसा दे दो, इनका 70-80% जितना भी आता है, इनका बाहर एड से चलता है। अरे भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तालिबान के पास एक फॉरेन मिनिस्टर है ना, तालिबान के पास प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ है। उसके बाद तालिबान को बोलो खुद के लिए भीख, पर तालिबान भीख नहीं मांगेगा। तालिबान ने बोल दिया, वल्लाह हबीबी हमको नहीं आती भीख मांगना, हम जो लेती गोली दिखा के लेती।
हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाजी को बुलाओ, तो नियाजी को रख रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूँगा तालिबान को, मेरा सलाम है आपको, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांगने के लिए अपने लिए। सही बात, हर जगह जाके एक नंबर सर। अच्छा खुद नहीं दे रहा 1 रुपए भी, है ही नहीं उसके पास बेचारे के पास, वो क्या देगा। सबको कहता है तुम तालिबान रिकॉग्नाइज कर लो, खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो तालिबान को, बाकी सबको कह रहा है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अच्छा रशिया भी ये कह रहा है कि वी विल वर्क विद तालिबान, वर्क विद तालिबान, तो इवन इंडिया विल वर्क विद तालिबान। भाई अगर इंडिया को एड पहुंचानी है तो यू हैव टू वर्क विद तालिबान ना, आपको तालिबान के साथ ही तो काम करना पड़ेगा। लेकिन नोबडी इज सेइंग वी विल रिकॉग्नाइज तालिबान, रिकॉग्नाइज वर्ड कोई यूज नहीं कर रहा, पीपल आर वेटिंग एंड वॉचिंग। ठीक है, तो इन्होंने धमकी भी दे दी कि साहब दोबारा 9/11 हो सकता है। तो बड़बोले लोग हैं ना, फालतू की बातें करते हैं लोग, इमेच्योर। वो सस्ता तेरे नाम, क्या नाम, मोहिद यूसुफ, जिसको रख रखा सस्ता तेरे नाम। सही है भाई साहब। और वैसे ना ये जो तालिबान है, बेसिकली तालिबान हैज़ बिकम पपेट ऑफ ISI दी पाकिस्तान बेसिकली। तो तालिबान सिर्फ पपेट है, जिसको रन कर रहा है वो पाकिस्तान रन कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ना तालिबान के पास पैसा है ना पाकिस्तान के पास पैसा है। तो देखते हैं क्या होता है। पर एक अच्छी चीज़ ये है भारत के लिए कि पाकिस्तान के अंदर ना अपने आप में एक गृह युद्ध सा छिड़ा हुआ है और उसको संभालने में बहुत टाइम लगेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये अब फैलता ही जाएगा। पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मैच्योर नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सके। उनके मुल्लाज जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं। पब्लिक वैसे ही गवर्नमेंट से नाराज़ है, महंगाई की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी तौर पर बहुत तरीके से टूट रहा है पाकिस्तान। और अफ़गानिस्तान को तो छोड़ ही देते हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आर्मी और ISI है, उनकी जो पूरा का पूरा फोकस है इस टाइम अभी तालिबान को कंट्रोल करने में। तो अपने घर में आग लगी हुई है, उसको वो नहीं देख पा रहे हैं। तो जब वो उसको देखेंगे तो उस तरफ आग लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी जो मेन मुद्दा है वो पैसों का मुद्दा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी दोस्त कि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने पहले भी रन किया था ऐसा वैसा। भाई बहुत डिफरेंस है उसमें और इसमें, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो अहेड विद दिस सस्ता तेरे नाम। इन लोगों ने, अमेरिकन सिटीजन है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको वो भी बीच बीच में कुछ तुर्रे छोड़ता रहता है, शगुफे छोड़ता रहता है वो। हाँ। तो सब ये सर्कस चल रहा है वहाँ पे। तो वैभव, दुशानबे में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था जिसने घेर लिया इमरान खान को। भरी महफिल में उसने इमरान खान, मैं कहना नहीं चाहता, पैंट उतार दी वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन लगभग उसने वही कर दिया। कर दी सर। सलवार पहनता है, सलवार उसने खोल दी इमरान खान, नाड़ा खोल दिया। इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। हाय हाय, इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। वाह, मरते हैं तुम पे तो क्या मार ही डालोगे। आपके लिए एक शेर है, इतने जालिम ना बनो। आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। क्या बात है। कितनी खूबसूरत बात है, उसने पोएट्री में कह दी कि यार ठीक है तुम्हारे फैन है तो क्या तुम जान ले लोगे क्या हमारी। इसने पाकिस्तानी कौम की जान ले रखी है। मैं पहले एक बार मैंने बोला था ना, बिजनेस की बात करें यार, मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था, पाकिस्तान में ही था, कि इमरान खान ने एक कोई मुर्गी पालन का एक स्कीम तो निकाला था, जिसमें ही वाज गिविंग फ्री मुर्गीज टू दी नॉर्मल पाकिस्तानी पीपल, कि वो मुर्गियाँ होंगी, उसमें से अंडे निकलेंगे, फिर उस अंडे को बेच के जो है वो अपनी माली हालत सुधार सकते हैं, कुछ ऐसा। अगर कोई पाकिस्तानी भाई सुन रहा हो, ये वीडियो देख रहा हो, तो प्लीज़ मुझे बताना, उसमें और कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं। आई वांट टू रीड दैट। बहुत ही फ़नी था वो आर्टिकल, पर मुझे लगता है कि वो डेप्थ से अगर उसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ और भी चीज़ें निकलेंगी उसमें से। हो सकता है कि वो बहुत संजीदा मामला हो। पाकिस्तान में करीबन 3 लाख 5 लाख कुछ तो मुर्गियाँ भी बांटी गई, और बाद में इमरान साहब खुद ही ये कंप्लेंट कर रहे थे कि ये मुर्गियाँ अंडे बनाने के लिए दिए थे आवाम को, वो मुर्गियाँ खा गए। तो ये भी एक अलहदा मामला चल रहा है वहाँ पे। बिज़नेस की बात से याद आया मुझको कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बिज़नेस सेंस कितनी तगड़ी है, देखो कि वो फ्री में मुर्गियाँ बांट रहे हैं। चलिए बढ़िया है। तो बहुत उसमें कमेंट्स 2-3 पाकिस्तानी भी थे जो बीच में आए, और मुझे फ़ोन भी आए 1-2 लोगों के पाकिस्तान से कि मेजर साहब आप तो ये चाहते ही हैं कि हम कश्मीर का मसला ना उठाएं। ठीक है, अब उठ सकता है क्या? अब सिचुएशन गया हाथ से पाकिस्तान के। अब कश्मीर
के लिए बात करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। अब तो ये मामला है कि अब भारतीय इदारे को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लें, गिलगिट बाल्टिस्तान को कैसे वापस लें, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कहाँ वक्त है। वो अपने अंदरूनी मसले सुलझाएंगे, अफगानिस्तान में जो चल रहा है वहाँ पे तालिबान को हैंडल करेंगे, फंड जुटाने की फिक्र में रहेंगे, चाइना से पाकिस्तान को बचाना है क्योंकि वहाँ पे पहले से ही जो है चाइना घर बना के बैठा हुआ है। इस टाइम पे तकरीबन ये कहा जा रहा है कि करीबन 3.5-4 लाख चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ के वाशिंदे की तरह रह रहे हैं वहाँ पे। तो अभी क्योंकि चाइना ने आधा पाकिस्तान तो खरीद ही लिया है, रेडियो से लेके, टीवी स्टेशन से लेके, पोर्ट से लेके, पार्क से लेके, मतलब जो कुछ भी वहाँ पे खरीदने लायक था वो खरीद चुके हैं वो लोग। मतलब कहाँ उठता है सवाल, ये सब बेबुनियादी बातें। और मुझे ना एक चीज़ कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वक्त जो है कुछ अच्छे मेजर गौरव आर्या जैसे लोग ही हैं जो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इनके थ्रू हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, वरना पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। मेरा बस चले तो मैं सिर्फ देखूं और चुप रहूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को हमें इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। अरे भाई, आप जी भर के दिन रात कश्मीर कश्मीर करो, हमें तो फ़ायदा है। हाँ, लेकिन पाकिस्तानियों ने चुना इमरान खान को, या सेलेक्टरों ने चुना इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कश्मीर का सफ़ीर नहीं, है ना। कश्मीर का सफ़ीर नहीं, तालिबान का सफ़ीर नहीं। योर फर्स्ट जॉब इज़ टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड यू हैव नॉट परफॉर्म्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप आधा समय कश्मीर करते रहते हो, फिर आप तालिबान के लिए भीख मांग। आप अपना काम करो ना यार, वो अपना काम करता नहीं है। ठीक है, इट्स गुड फॉर अस, इन द एंड इट्स गुड फॉर अस। तो बाबा वैसा है कि हर रोज़ 3, 4, 5, 6 पाकिस्तानी फौजी ठोके जा रहे हैं। अच्छा, अब तो हमारे कॉन्सुलेट्स भी नहीं है अफगानिस्तान में, जो 22, 23, 24, 25 पता नहीं कितने कितने इन्होंने खोल दिया पाकिस्तानियों ने मोहल्ले में। हमारा एम्बेसी भी नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान में हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में तो ISI है, नंबर 1 एजेंसी है ना वर्ल्ड की। तो नंबर 1 है। कुलभूषण जाधव नहीं बोल पाते ये लोग, कुलभूषण जाधव, वो भी इनकी गिरफ्त में। अबे मोदी नहीं बोल पाते ये लोग, मूडी बोलते, मूडी साहब, मूडी। तो भाई अटैक करवा कौन रहा है ये? और रोज रोज अटैक करवा रहा है। मौलाना अब्दुल अजीज तुम्हारे इस्लामाबाद के दिल में प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ दूर बैठ के तुम्हारे स्टेट को चैलेंज कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। करवा कौन रहा है ना। न्यूजीलैंड की जो पूरी सीरीज थी, न्यूजीलैंड चला गया, उसमें भी भारत की साजिश है। हाँ। है ना। तो भाई देखो, हमें ब्लेम मत करना अगली बार TTP का अटैक हो, क्योंकि हम तो अब नहीं है वहां पे। क्योंकि आप लोग ये कहते थे ना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब भाई ने तजाकिस्तान को भी बिल्कुल इसने क्लीन चिट दे दी इमरान खान ने, कि पहले भारत के उसमें था, अच्छा बन गया, तजाकिस्तान इज बिकम अ गुड बॉय। ये गोली दे रहा वहाँ पे इमरान खान। ये जो है ना हिंदुस्तान की साजिश, वो एक ऐसा टॉनिक बन गया है पाकिस्तानी आवाम के लिए कि जब तक कोई बोले नहीं ना तो उनको बेचैनी होती रहती है। जैसे कोई पाकिस्तानी मीडिया में आके कहता है कि ये जो है हिंदुस्तान की साजिश है, तो वो सुनने के बाद वो थोड़े रिलैक्स होते हैं शायद, क्योंकि हर न्यूज़ डिबेट में हर एंकर वही बात करता है, कुछ नहीं है उनके पास बात करने के लिए। दे डोंट टॉक अबाउट एनी, मतलब पाकिस्तान के अगर न्यूज़ चैनल को देखा जाए तो वो ऐसा है कि मतलब दे आर सो मच डेवलप्ड नेशन, दे डोंट हैव एनी इश्यूज, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वहाँ पे जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम तो ये सारी बातें करते हैं अपने मीडिया में, वहाँ पे नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है, बिजली पानी की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आतंकवाद की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चियाँ सेफ हैं वहाँ पर, जो 14 अगस्त को भी हमने देखा था। प्रॉब्लम अगर वहाँ पे कुछ है तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान की साजिश चल रही है और अमेरिका की साजिश चल रही है। चाइना उनका भाई है क्योंकि चाइना उनके मुल्क को खरीद रहा है धीरे धीरे। तालिबान उनके सगे हैं क्योंकि तालिबान अभी तक उनको लगता है कि उनके कंट्रोल में है, लेकिन TTP जो है उसको हिंदुस्तान फंड करता है। और बस इसी किस्म के मतलब अजीब गाफिल लोग हैं यार, अजीब गाफिल लोग हैं। कोई मतलब रियलिटी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है हमारे पाकिस्तानी दोस्तों। तो ये मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी भाइयों बहनों कि जो तुम्हारे फौजियों भाइयों बहनों, उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करी है। पहले कह रहे कि पहले हम आम लोगों को मारते थे, उससे क्या नाम और खराब होता है, रेपुटेशन हमारी खराब होती है। हम क्यों करें, पाकिस्तानी फौजियों को ठोको। सही है, दबा के रोज ठोक रहे हैं, रोज मार रहे हैं। और तुम्हारी नंबर 1 जो सो कॉल्ड आर्मी है और सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है, कख नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है।
लेकिन मैं एंड में ना ख़त्म करते एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इमरान खान जाता है ना, झूठ बोल के आ जाता है और काम कुछ नहीं करता है। हाँ, इसका जो यूएसपी है, इसका जो स्किल है, तो भीख मांगना है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। ये गया था भाई उज्बेकिस्तान, जहाँ पे इसने उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या बोला था कि आई नो मोर अबाउट उज्बेकिस्तान देन यू। वहाँ पे इसने बड़े ज़ोरों शोरों से करा था कि मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक फिल्म बनाऊंगा। कौन है ये? याद होगा आपको वैभव कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, बाबर के ऊपर? मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बन रही है पूरी, ठीक है। जो बड़े ये लोग भंगड़े वंगड़े डाल रहे थे ना काबुल में। खैर मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान साहब से, सर फिल्म बनी, कौन बाबर का रोल प्ले कर रहा है? आप प्ले कर रहे हैं, कौन प्ले कर रहा है, ज़रा बताइए। और अगर आप बाबर का रोल प्ले कर रहे हैं तो फिर इसमें जो आपके जनरल फैज़ हैं उनको आप कौन सा रोल देंगे इस फिल्म में? और इधर जो आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, आप उनको कौन सा रोल देंगे, ये बताइए। ये इमरान खान इस्लामोफोबिया के लिए मैं टीवी चैनल बनाऊंगा, याद है? मैं एक रेलवे लाइन बनाऊंगा, ईरान से तुर्की घूमती हुई जाएगी पाकिस्तान, राइट? ये हर दूसरे दिन एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है बाहर जाके, और इसमें ये टीवी चैनल नहीं खोल पाया इमरान खान। इससे बढ़िया तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बंबई में बैठे हैं, फ़ोन उठा के फिल्म लॉन्च कर देते हैं। इसके पास 100 करोड़ रुपए नहीं है एक टॉप क्लास की फिल्म बनाने के लिए। पाकिस्तानी 100 करोड़ ले लो, इसके पास उतने पैसे नहीं है। वहाँ पे झूठ बोल के आ गया। अब ये पता नहीं ये वहाँ पे तजाकिस्तान में जाके क्या चूरन खिला के आया उन लोगों को, पर ठीक है। इमरान खान इज हैंडसम यार, एट द एंड ऑफ द डे ही इज हैंडसम एंड दैट काउंट्स। वैभव आप भी हैं, मैं भी हूँ यहाँ पे। हम लोग मानते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी ISI है। और लेकिन ये एजेंसी जो ISI है ना, एक क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई, पर है नंबर 1, हम मानते हैं। 14 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूत पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, नो डाउट। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए 2 पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द कप वॉज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है, ठीक है। ये चाय पीते पीते ज़रा उस कप को देखिएगा, टी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज नंबर 1। नंबर 2, जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है, उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज़ प्लेड वेल। इंशाअल्लाह द बॉयज़ प्लेड वेल, ऑसम। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जहाँ पे मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन कर रहे थे द कैंसलेशन ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच सीरीज़, और उसके अलावा जो उनके अंदरूनी मसले चल रहे हैं पाकिस्तान में, कि पूरी की पूरी जो मुल्ला बिरादरी है वो पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ हो गई है। और यहाँ पे ये तक हालत हो गई है कि जो उनके शहीद हैं, जो पाकिस्तानी मार्टियर्स हैं, उनकी कब्रों पर मतलब कि अब कोई क्या कहते हैं, वो जो टर्म उन्होंने यूज़ किया, आई डोंट रिमेंबर, पर आपको याद होगा, कोई फातिहा नहीं पढ़ेगा और उसको कोई सुपुर्दे खाक नहीं करेगा। तो मतलब भाई साहब आग लगी हुई है अंदर, लेकिन अभी भी पाकिस्तानी जो हैं इसको देख नहीं पा रहे हैं। मुझे पता है, एक चीज़ हमेशा लगता है कि आपके मुल्क में बदलाव, चेंजेस तभी आते हैं जब आपकी आवाम जो है ना वो जागरूक होती है और वो उठ के आवाज़ उठाती है। तो मुझे इस किस्म की जागरूकता वहाँ दिखी नहीं 2-4 लोगों के अलावा, लेकिन जिसने भी आवाज़ उठाई है वहाँ पे पाकिस्तान में, उसको फिर बेदखल कर दिया गया मुल्क से ही। वो कोई लंदन में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है और वहाँ से आवाज़ें उठा रहा है, लेकिन अंदर जो है मामला बहुत ख़राब है। तो बहुत बढ़िया वीडियो था यार ये, बहुत मज़ा आया। मुझे कुछ नए लोगों के बारे में पता चला, जैसे एहसानुल्लाह एहसान जो है, पाकिस्तान की पैदाइश, जो कि वहाँ की तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, और उन्होंने ही ये इन्फॉर्मेशन दिया था न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को, न्यूजीलैंड की जो सीक्रेट सर्विस है वहाँ उनको, जिसके थ्रू उनको पता चला और उन्होंने फ़ौरन जो है क्रिकेट टीम को वहाँ से विड्रॉ कर लिया। लेकिन इसके पीछे भी अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो है उनको जो है हिंदुस्तान की साजिश दिख रही है। तो इनको हिंदुस्तान की साजिश हर चीज़ में दिखती है। कभी अगर कुछ गलत खा लिया और उनको पखाने लग गए, दस्त लग गए, तो उसमें भी हिंदुस्तान की साजिश होगी। क्यों? क्योंकि टमाटर तो यहीं से जाता है भाई साहब नमक भी यहीं से जाता है। बाप रे बाप, मतलब सोचो कि एक वक्त में जो अनाज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, वो आज की डेट में सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाकिस्तान। पानी की किल्लत वहाँ पर है, बिजली की किल्लत वहाँ पर है, जैसे जॉब्स की प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं है। अभी पाकिस्तान में कुछ
हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही इमरान खान ने अनाउंस किया था कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, जो अंग्रेज़ी तालीम है, उसके उन्होंने अगेंस्ट में बात किया था कि वो जो है वो हमारी जनरेशन को ख़राब करेगा, कुछ ऐसा तो मसला उन्होंने कहा था। तो मतलब अब एजुकेशन सिस्टम जो है वो वापस शायद मदरसों की तरफ रुख करने वाला है। बोर्डिंग स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं शायद उनको बंद किए जाएं, और वहाँ पर भी नहीं तो फिर मुल्ला वगैरह जो हैं जाके वो किताबी तालीम उनको देना शुरू कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है। तो बढ़िया है यार, हमें तो मुझे लगता है कि अब एक ऐसा टाइम हो गया, आप भी सजेस्ट करो यार, कुछ डिफरेंट वीडियोस मुझे सजेस्ट करो जिस पे हम रिएक्ट कर सकें, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान डिजर्व एनी अटेंशन फ्रॉम अस नाउ। जो काम कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या जैसे लोग कर रहे हैं, हम उस पर रिएक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो अपना उनका घर जल रहा है, चिंगारियां आने की आशंका है इस तरफ भी, लेकिन हमें ज़रूरत है कि अपने घर को बचाने की तरकीब किए जाए। उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है, जो खुद का दुश्मन है ना उसको आप नहीं बचा सकते। फ़िलहाल सोफार अगर देखा जाए तो तालिबान जो है वो पाकिस्तान का पपेट ही है और कुछ नहीं, क्योंकि उनके अलावा जैसे कि हमारे एक दोस्त ने मुझको मैसेज में कहा भी था कि दीज पीपल आर वर्किंग साइड बाय साइड, ISI एंड तालिबान। तो उसमें कोई शक नहीं है, किसी को भी शक नहीं है, पूरी दुनिया जानती है ये चीज़। और बहुत जल्दी जिस किस्म से वहाँ पे एक हवा चल रही है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी वहाँ पे भी जो है वही वैसा ही कुछ अफ़गानिस्तान जैसा निज़ाम कायम हो जाएगा। तो ठीक है यार, मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। और मैंने ऐसा सोचा क्योंकि कई सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में आके मुझसे कहते हैं कि यार ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को भी ना व्यू लेने का मौका दो, जैसे ही वो वीडियो डालते हैं आप लोग ना अपना रिएक्शन डाल देते हैं। तो भले ही 200-400-500 व्यूज़ आते हैं मेरे वीडियोस पे, बट ठीक है, उनका कहना भी सही है। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा टाइम लेके ही रिएक्शन देंगे, है ना, क्यों किसी का व्यू छीने, उनका हक है ये। और मुझे लगता है कि डिफेंसिव ऑफेंसिव जैसे चैनल को भी ना अपना एक कॉपीराइट क्लेम करना चाहिए वीडियोस पे, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। जैसे हमने कृष्णा का वीडियो किया था, उस पर कॉपीराइट क्लेम आया। जो लिबरल हिंदूज़ के जितने भी वीडियो हम करते हैं उस पर कॉपीराइट क्लेम आता है। कॉपीराइट क्लेम का मतलब मुझे एक दोस्त ने समझाया भी कमेंट बॉक्स में, मैंने बाद में देखा भी कि उसमें क्या होता है, आपके चैनल पे एड्स आते हैं और उसका ऐड का पैसा जो है उस पे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को मिलता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पे वैसे ऐड नहीं आते। तो अगर आपको कभी किसी वीडियो के दौरान ऐड आ जाए तो मतलब समझ जाना है कि उस पर कॉपीराइट क्लेम है और इसका जो ऐड का पैसा है वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को जा रहा है। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव ऑफेंस को भी ऐसा करना चाहिए, ताकि उनके जो चैनल पे स्ट्राइक आता है, जो लोग रिपोर्ट करते हैं, मास रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी भाई बहन, तो उसकी वजह से जो उनकी इनकम डैमेज होती है वो थोड़ी बहुत जो भी है इधर से रिकवर हो जाए। ऐसा एक मेरे दिमाग में आया, पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि मेरा ये वीडियो देखें। तो अगर आप में से कोई उनको फॉलो करता है और आप में से किसी को रिस्पांस देते हैं तो प्लीज़ आप मैसेज के ज़रिए ये बात उन तक पहुंचाएं, तो क्या है उनका भी कुछ अच्छा होगा और हमें भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो विद मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।